तो आज हम पैसे के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन रुकिए, ये कोई स्टॉक मार्केट टिप्स या जल्दी अमीर कैसे बने वाली बात नहीं होगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम उस चीज की गहराई में उतरेंगे जो अक्सर हमारी फाइनेंशियल सक्सेस या फेलियर तय करती है, और वो चीज हमारे बैंक अकाउंट में नहीं बल्कि हमारे दिमाग में होती है। हमारी सोच। हमारे पास मॉर्गन हाउसल की किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी पर आधारित कुछ नोट्स हैं, और इनका जो सेंट्रल आइडिया है वो बड़ा दिलचस्प है। क्या है वो? कि पैसा चलाना गणित का नहीं बल्कि मनोविज्ञान का खेल है। और ये एक ऐसा खेल है जिसके नियम हमें कोई नहीं सिखाता। मतलब स्कूल और कॉलेज हमें पैसा कमाना तो सिखा देते हैं, हाँ वो तो है, लेकिन उसे संभालना कैसे है, उसके साथ अपने रिश्ते को कैसे समझना है, ये पूरी तरह से हम पर छोड़ दिया जाता है। बिल्कुल। और इसीलिए हम देखते हैं कि बहुत ही ब्रिलियंट डॉक्टर्स या इंजीनियर्स भी कई बार अपने फाइनेंसेस को लेकर बहुत बुरे फैसले ले लेते हैं। या वो लोग जो लॉटरी जीतते हैं, कुछ ही सालों में वापस वहीं पहुंच जाते जहां से उन्होंने शुरू किया था। एग्जैक्टली। तो आज की चर्चा इसी बात पर है कि हमारा डर, हमारा लालच, हमारी इनसिक्योरिटीज और हमारी उम्मीदें हमारे फाइनेंशियल डिसीजंस को कैसे चलाती हैं। तो चलिए इन विचारों की एक एक परत खोलते हैं और देखते हैं कि पैसों को लेकर हमारा नजरिया हमारी जिंदगी को कैसे बदल सकता है। पहला आइडिया ही इतना सीधा और गहरा है कि हम अक्सर उसे नजरअंदाज कर देते हैं। और वो क्या है? कि पैसों के मामले में हर इंसान अपना एक अलग खेल खेल रहा है। हम सोशल मीडिया पर किसी को महंगी गाड़ी खरीदते देखते हैं या किसी को वेकेशन पर जाते हुए, और हमारे मन में एक तुलना शुरू हो जाती है। और वो तुलना ही सबसे बड़ी गलती है। सोचिए, एक 25 साल का नौजवान जो टेक्नोलॉजी में काम करता है, जिसकी कोई पारिवारिक जिम्मेदारी नहीं है, वो शायद क्रिप्टो में बड़ा जोखिम ले सकता है। लेकिन एक 55 साल का इंसान जो रिटायरमेंट के करीब है, जिसके बच्चों की पढ़ाई का खर्चा है, उसके लिए वही सलाह तबाही ला सकती है। बिल्कुल। जब हम किसी की टिप कॉपी करते हैं तो हम सिर्फ उनका दांव कॉपी कर रहे होते हैं। उनकी जिंदगी की सच्चाई, उनकी जरूरतें, उनका डर, वो सब कॉपी नहीं कर सकते। मतलब ये कि किसी दोस्त की सलाह पर कोई स्टॉक खरीद लेना ऐसा है जैसे किसी मरीज को देखकर उसकी दवा खुद खा लेना, ये जाने बिना कि उसे बीमारी क्या है। क्या बात है, बिल्कुल सही कहा। हम सिर्फ एक्शन देखते हैं, उसके पीछे का कॉन्टेक्स्ट नहीं। हर किसी की परवरिश, उनके अनुभव सब अलग होते हैं। हाँ। जिसने अपने परिवार को मंदी में संघर्ष करते देखा है, उसका पैसों को लेकर जो रिस्क एपेटाइट है, वो हमेशा उस इंसान से अलग होगा जो आर्थिक तेजी के दौर में पला बढ़ा है। तो फाइनेंशियल एडवाइस कभी भी वन साइज फिट्स ऑल नहीं हो सकती। कभी नहीं। पहला सबक यही है कि दूसरों की प्लेट में झांकने से पहले अपनी प्लेट को समझना जरूरी है। तो दूसरों की नकल करना एक जाल है, लेकिन एक और जाल है जिसमें हम सब फंसते हैं। हम सिर्फ विजेताओं की कहानियां सुनते हैं। हाँ। नोट्स का अगला पॉइंट किस्मत और जोखिम के बारे में है। दो ऐसी चीजें जो अदृश्य हैं लेकिन जिनका असर बहुत बड़ा होता है। इसे सर्वाइवरशिप बायस कहते हैं। ये एक तरह का मानसिक झुकाव है जहां हम सिर्फ सफल हुए लोगों पर ध्यान देते हैं, और जो फेल हो गए उन्हें हम पूरी तरह से नजरअंदाज कर देते हैं क्योंकि वो हमारी नजरों से ओझल हो जाते हैं। ये हर जगह है। जैसे हम उन कॉलेज ड्रॉप आउट्स की कहानियां सुनते हैं जिन्होंने अरबों की कंपनियां बनाई, लेकिन हम उन लाखों ड्रॉप आउट्स को भूल जाते हैं जो आज भी संघर्ष कर रहे हैं। हम सिर्फ सफल कहानी पर ध्यान देते हैं। और इससे होता ये है कि हम सफलता को 100% मेहनत और बुद्धिमानी का नतीजा मान लेते हैं। एग्जैक्टली। अगर कोई अमीर बना तो वो जीनियस है, और अगर कोई फेल हो गया तो उसने जरूर कोई गलती की होगी, जबकि सबकी अल कहीं बीच में है। हर बड़ी सफलता में मेहनत और हुनर के साथ साथ थोड़ा लक और सही टाइमिंग का भी हाथ होता है। और हर बड़ी असफलता में गलत फैसलों के साथ साथ थोड़ा बैड लक और जोखिम का भी। इसका मतलब ये नहीं कि मेहनत करना छोड़ दें। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है कि जब आप सफल हो तो विनम्र रहें, और जब असफल हो तो खुद को माफ करना सीखें। ये समझना कि दुनिया में चीजें हमेशा हमारे कंट्रोल में नहीं होती, एक बहुत बड़ी साइकोलॉजिकल रिलीफ है। तो अगर सफलता सिर्फ मेहनत का नतीजा नहीं है और इसमें किस्मत का भी हाथ है, तो फिर हमारा असली लक्ष्य क्या होना चाहिए? सिर्फ ज्यादा पैसा कमाना? अच्छा सवाल है। यहीं पर अगला आइडिया आता है जो मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत पसंद आया। लेखक कहते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है अपने समय पर पूरा कंट्रोल होना। यहाँ दौलत की परिभाषा ही बदल जाती है। मतलब असली दौलत वो कोई बड़ी कार या बड़ा घर नहीं है। तो क्या है? ये है आज़ादी। ये आज़ादी कि आप सुबह उठकर ये तय कर सकें कि आज मुझे क्या करना है, किसके साथ करना है और कब तक करना है। ये कंट्रोल, ये नियंत्रण, ये ऑटोनॉमी ही असली संपत्ति है। पैसा आपको खुशियां खरीद कर नहीं देता, वो आपको अपनी जिंदगी कंट्रोल करने का विकल्प देता है, और उसी कंट्रोल से खुशी मिलती है।
मैं आपकी बात समझती हूँ, लेकिन कई लोग कहेंगे कि अपने समय पर कंट्रोल रखना एक लग्जरी है जो सिर्फ अमीर लोग ही अफोर्ड कर सकते हैं। एक आम इंसान जो 9 से 5 की नौकरी में है, उसके लिए ये कितना हकीकत है? बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ कंट्रोल का मतलब नौकरी छोड़ देना नहीं है। इसका मतलब है अपनी जिंदगी में एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी बनाना। मार्जिन ऑफ सेफ्टी मतलब? मान लीजिए आपके पास 6 महीने के खर्चों के बराबर की सेविंग्स हैं। ठीक है। ये पैसा आपको ये ताकत देता है कि अगर आपको अपनी नौकरी पसंद नहीं आ रही या आपका बॉस आपको परेशान कर रहा है, तो आप बिना किसी डर के नई नौकरी ढूंढ सकते हैं। अच्छा। वो 6 महीने की सेविंग्स आपको अपने समय का कंट्रोल देती है। वो पैसा आपको ये कहने की हिम्मत देता है कि नहीं, मैं ये नहीं करूंगा। ये आज़ादी किसी भी लग्जरी सामान से कहीं ज्यादा कीमती है। तो सच्ची दौलत है आज़ादी। लेकिन इस आज़ादी को हासिल करने और इसे बनाए रखने में जमीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल। और यहीं पर कई लोग मात खा जाते हैं। ये हमें अगले पॉइंट पर लाता है। अमीर बनना और अमीर बने रहना, दो बिल्कुल अलग अलग स्किल्स हैं। हाँ, और ये बहुत जरूरी अंतर है। अमीर बनने के लिए आपको आशावादी होना पड़ता है, रिस्क लेना पड़ता है, नए मौकों को पहचानना पड़ता है। लेकिन अमीर बने रहने के लिए आपको थोड़ा निराशावादी, थोड़ा पैरानॉइड होना पड़ता है। आपको ये सोचना पड़ता है कि क्या क्या गलत हो सकता है। बाजार गिर सकता है, आपकी इंडस्ट्री बदल सकती है, कोई अप्रत्याशित खर्च आ सकता है। पर ये तो विरोधाभासी लगता है। एक ही इंसान आशावादी और निराशावादी एक साथ कैसे हो सकता है? यही तो असली चुनौती है। आपको अपने फाइनेंशियल लाइफ को 2 हिस्सों में बांटना होगा। एक हिस्सा जहां आप कैलकुलेटिव रिस्क लेते हैं, ग्रोथ के लिए इन्वेस्ट करते हैं, और दूसरा ज्यादा जरूरी हिस्सा जो आपको हर हाल में बचाता है। अमीर बने रहने का बस एक ही नियम है। क्या? ऐसी गलती मत करो जो आपको खेल से ही बाहर कर दे। सर्वाइवल ही सब कुछ है। दौलत बनाने का राज बड़ी बड़ी जीत हासिल करना नहीं, बल्कि बड़ी बड़ी हार से बचना है। अमीर बने रहने के लिए आपको बड़ी हार से बचना है, और इंसान की सबसे बड़ी हार अक्सर मार्केट क्रैश से नहीं, बल्कि अपने ही लालच से होती है। हाँ, ये तो है। ये हमें अगले और शायद सबसे मुश्किल मनोवैज्ञानिक पहलू पर लाता है, ये जानना कि कितना काफी है, इनफ। ये एक ऐसा साइकोलॉजिकल ट्रैप है जिसमें सबसे समझदार लोग भी फंस जाते हैं। इसे हेडोनिक ट्रेडमिल भी कहते हैं। हेडोनिक ट्रेडमिल? हाँ, जैसे ही हम एक लक्ष्य तक पहुंचते हैं, वो खुशी कुछ दिन रहती है और फिर हम अगला उससे भी बड़ा लक्ष्य बना लेते हैं। एक बेहतर घर, एक बेहतर कार, एक बेहतर ओहदा। और सोशल मीडिया ने तो इस आग में और घी डाल दिया है। बिल्कुल। अब हम सिर्फ अपने पड़ोसियों से नहीं, पूरी दुनिया से तुलना कर रहे हैं। लेकिन ये सीमा तय करना ही तो सबसे मुश्किल है। क्या इसका कोई प्रैक्टिकल तरीका है या ये सिर्फ एक फलसफा है? इसका प्रैक्टिकल तरीका है खुद से ये पूछना कि मैं ये और पैसा क्यों चाहता हूं। क्या मुझे और सामान चाहिए या मुझे और आज़ादी और कंट्रोल चाहिए? दिक्कत तब होती है जब और ज्यादा की चाहत में हम वो चीजें दांव पे लगा देते हैं जो हमारे पास पहले से हैं और जिनकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। जैसे हमारी इज्जत, हमारी आज़ादी, हमारे रिश्ते, हमारी मानसिक शांति। ये जानना कि कब रुकना है, ये समझना कि मेरे पास काफ़ी है, ये एक फाइनेंशियल स्किल नहीं बल्कि एक लाइफ स्किल है। तो इनफ का गोल पोस्ट सेट करना एक तरह का डिफेंसिव खेल है, खुद को लालच से बचाने का। लेकिन ऑफेंसिव खेल का सबसे शक्तिशाली हथियार क्या है? नोट्स में अगली बात कंपाउंडिंग के बारे में है, जिसके बारे में हम सब जानते हैं, पर शायद ही कोई उसे सच में महसूस कर पाता है। हम सब ने स्कूल में चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में पढ़ा है, लेकिन हमारा दिमाग इसे ठीक से समझ नहीं पाता। हमारा दिमाग सीधी रेखा में सोचने का आदी है, जबकि कंपाउंडिंग की ताकत एक्सपोनेंशियल होती है। उसका ग्राफिक हॉकी स्टिक जैसा होता है। बिल्कुल। सालों तक ये बहुत धीरे धीरे बढ़ता है और फिर अचानक सीधा ऊपर चला जाता है। दिक्कत यह कि ज्यादातर लोग वो अचानक आने से पहले ही बोर होकर या निराश होकर खेल छोड़ देते हैं। वॉरेन बफे का उदाहरण हमेशा दिया जाता है, लेकिन जब मैंने ये पढ़ा तो मैं हैरान रह गई। उनकी 99% दौलत उनके 50वें जन्मदिन के बाद बनी। सोचिए, ये दशकों के सब्र का नतीजा है। हम हमेशा जल्दी अमीर होने की सोचते हैं, लेकिन ये सब्र वाला आइडिया हमारे दिमाग में बैठता ही नहीं। बिल्कुल। बफे कोई जीनियस स्टॉक पिकर होने से ज्यादा एक जीनियस गेम में बने रहने वाले खिलाड़ी हैं। उन्होंने बहुत कम उम्र में निवेश करना शुरू किया और फिर वो बस टिके रहे। उन्होंने बड़ी बड़ी गलतियों से खुद को बचाया और अपने पैसे को दशकों तक बढ़ने का समय दिया। कंपाउंडिंग को अपना जादू दिखाने के लिए इंटेलिजेंस नहीं, समय चाहिए। और सब्र रखना शायद आज के दौर की सबसे बड़ी सुपर पावर है।
ये सारी बातें, किस्मत को समझना, लालच से बचना, सब्र रखना, ये सब आखिर में एक ही चीज पर आकर टिकती हैं, जो शायद इस पूरी चर्चा का सार है। क्या? कि पैसा कमाने में आपका व्यवहार आपकी जानकारी से कहीं ज्यादा मायने रखता है। ये 100% सच है। आप दुनिया के सबसे स्मार्टेस्ट इन्वेस्टर हो सकते हैं, आपने सारी किताबें पढ़ी हैं, आप सारे चार्ट समझते हैं, लेकिन अगर आप बाजार गिरने पर डर के मारे बेच देते हैं या बाजार चढ़ने पर लालच में आकर खरीद लेते हैं, तो आपकी सारी जानकारी बेकार है। मुझे 2008 की मंदी याद है। मेरे आसपास हर कोई अपना पैसा निकाल रहा था, मेरे अंदर का डर भी यही कह रहा था। लेकिन उस वक्त शांत बने रहना ही सबसे मुश्किल और सबसे जरूरी काम था। और ज्यादातर लोग इन्हीं दो भावनाओं, डर और लालच के बीच झूलते रहते हैं और गलत समय पर गलत फैसले लेते हैं। बिल्कुल। इसलिए फाइनेंशियल सक्सेस इस बात पर कम निर्भर करती है कि आप क्या जानते हैं और इस बात पर ज्यादा कि आप कैसा व्यवहार करते हैं। मतलब एक सामान्य जानकारी वाला इंसान जो अपने इमोशंस कंट्रोल कर सकता वो है, एक बहुत बड़े जीनियस से कहीं ज्यादा पैसा बना सकता है जो अपनी भावनाओं का गुलाम है। ये दिमाग का नहीं, स्वभाव का खेल है। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा का निचोड़ निकालें तो एक ही बात सामने आती है, पैसा कोई हार्ड साइंस नहीं है, ये एक सॉफ्ट स्किल है। ये आपके बैंक खाते से नहीं बल्कि आपके दिमाग से नियंत्रित होता है। अगर कोई अपने व्यवहार, अपनी सोच और अपनी भावनाओं को समझ जाए तो पैसे का मैनेजमेंट अपने आप आसान हो जाता है। बिल्कुल। और ये चर्चा हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ती है। क्या? इन नोट्स में इस बात पर बहुत जोर दिया गया है कि हमें ये तय करना चाहिए कि हमारे लिए कितना काफी है। हाँ, इनफ। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आज की इस दुनिया में जहां सोशल मीडिया और विज्ञापन हमें 24 घंटे ये एहसास दिलाते हैं कि हमारे पास जो है वो कम है, ऐसी दुनिया में कोई इंसान असल में अपनी काफी की परिभाषा कैसे तय करे? और शायद असली चुनौती सिर्फ इसे परिभाषित करना नहीं बल्कि उस परिभाषा पर टिके रहना है, खासकर तब जब आप इसे हासिल कर लें। सही बात है। असली मनोवैज्ञानिक लड़ाई तो शायद वहीं से शुरू होती है।